कहते हैं कि जब ऑटोमन्स के ट्रेडिंग शिप्स यूरोपियन पोर्ट्स गुजरती थी तो वहाँ के लोग अपने चर्चेस में बेल बजाना बंद किया करते थे, डर के मारे कि कहीं ऑटोमन्स इसे जंग का ऐलान ना समझ लेते। हेलो पीपल, तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द ज़्यूस टॉक्स लुक इनटू डिप्रेविटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द राइज एंड द फॉल ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज। हम बात करेंगे कैसे इस्लाम तेजी से पूरी दुनिया में फैला और क्या रीजंस थे कि जिससे बड़े बड़े इस्लामिक एम्पायर्स में जवाल आ गए। 7वीं सदी से पहले अरेबिया कई कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीला अपने देवताओं को पूजता था और आपस में लड़ता रहता था। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी। जिंदगी या तो कबीले की रक्षा में गुजरती थी या फिर तिजारत में। लेकिन एक चीज़ सब में साझी थी, एक जज्बा, एक हिम्मत, एक कबीले की वफादारी। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम नाम का एक नया दीन लेकर आए हैं। इस्लाम ने कहा कि सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह, और सबको उसकी इबादत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा, इंसाफ और अमन का पैगाम दिया। लेकिन मक्का के लोग जो अपने पुराने देवताओं को छोड़ना नहीं चाहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ हो गए। तो मक्का में जुल्म से तंग आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स मदीना चले गए। इसे हिजरत कहते हैं। मदीना में उन्होंने एक नई कम्युनिटी बनाई, इस्लाम की पहली कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी मदीना में ताकतवर बन गई। फिर 8 साल के एग्जाइल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स मक्का वापस आए और उन्होंने बिना किसी खून खराबे के उस शहर को फतेह किया। जैसे बताया गया कि इस्लाम के पहले अरब कई ट्राइब्स में बटा हुआ था जिनके अलग अलग भगवान थे और अलग अलग कस्टम्स थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग ने इन अलग अलग ग्रुप्स को एक कर दिया, एक नई आइडेंटिटी दी और एक नया पर्पस दिया कि इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाना। आपकी वफ़ात के बाद लीडरशिप 4 खुलफा को मिली, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लामिक एम्पायर तेज़ी से फैला। बिजेंटीन और ससानियन एम्पायर्स को हराकर मुसलमान आर्मीज़ ने सीरिया, इजिप्ट, पर्शिया और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस्लाम उस वक्त एक ग्लोबल पावर बन चुका था। सुपर पावर कहना भी एक अंडर टर्म होगा शायद। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ जिससे आपको इनकी रूलिंग पावर और लेगेसी का पता चले। तो राशिदुन खिलाफत से शुरू करते हैं, जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 6.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 29 ईयर्स के लिए। उसके बाद उमैयद खिलाफत ने अप्रोक्सीमेटली 11.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 89 ईयर्स के लिए। उसके बाद अब्बासिद खिलाफत ने अपने उरूज और अपने जवाल में अप्रोक्सीमेटली 11.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 764 ईयर्स के लिए। उसके बाद तिमुरिड डिनेस्टी, जो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 137 ईयर्स के लिए। गोल्डन होर्ड अगेन मंगोलों से रिलेटेड थे, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रूल किया 160 ईयर्स के लिए। ऑटोमन एम्पायर ने अप्रोक्सीमेटली 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 623 ईयर्स के लिए। मुगल एम्पायर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया 331 ईयर्स के लिए। फातिमा खिलाफत ने अप्रोक्सीमेटली 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 262 ईयर्स के लिए। इसके बाद सल्जूक एम्पायर ने 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 157 ईयर्स के लिए। तुर्क सल्तनत, जो मेनली इजिप्ट के थे, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 267 ईयर्स के लिए। मूरिश किंगडम, दे वेर ब्लैक मुस्लिम्स, उन्होंने स्पेन पे रूल किया 736 ईयर्स के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन की अयूबिड डिनेस्टी, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रूल किया 90 ईयर्स के लिए। उमैयद खिलाफत में कैपिटल दमस्कस शिफ्ट किया गया। एम्पायर और भी बड़ा हुआ
और स्पेन तक पहुंच गया। अब्बासिद खिलाफत की बात करें तो उस दौर में कैपिटल बगदाद को बनाया गया। ये दौर इस्लामिक सिविलाइजेशन का गोल्डन एज था। इल्म और हुनर को बहुत बढ़ावा मिला। बगदाद इल्म का एक बड़ा मरकज़ बन गया जहाँ साइंस, फिलॉसफी, मेडिसिन और आर्ट में बहुत तरक्की हुई। तो अब हम बात करेंगे ऐसे रीजंस की कि जिस वजह से इस्लामिक एम्पायर का वो सुनहरा दौर कमज़ोर सा पड़ गया। तो हम पहले रीज़न की शुरुआत करते हैं जो कि हर एम्पायर में कॉमन था और ये हमारे इंसानी फितरत में एम्बेडेड है, दखली इख्तिलाफात या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इतने बड़े एम्पायर में अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच पावर के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। कई फैक्शंस जैसे अलग अलग इस्लामिक सेक्टर्स, शिया, सुन्नी और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जैसे अरब, पर्शियंस और तुर्की ममालिक के लोग कंट्रोल के लिए लड़ते रहते थे। इस आपसी झगड़े ने एम्पायर को अंदर से कमज़ोर कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1656 में हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद जो सिविल वॉर हुआ उसने उम्मत में खासी दरार डाली। उसके बाद हज़रत अली और मुआविया के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम कम्युनिटी को बुरी तरह से बांट दिया और काफ़ी खून खराबा हुआ। इससे सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रास्ता खुल गया। तो दूसरी तरफ अगर हम शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो असैसिन्स यानी हशाशिन की बात करनी होगी। तो ये लोग एक सीक्रेट और ख़तरनाक निज़ारी इस्लामिया शिया ग्रुप के थे जो क्रूसेड्स के टाइम मिडल ईस्ट में काफ़ी एक्टिव थे। इनकी बड़ी फौज तो नहीं थी लेकिन ये टारगेटेड असैसिनेशंस में मास्टर थे। चोरी छुपे अपने दुश्मनों को ख़त्म करते थे। अलमूत का पहाड़ी किला इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वैसे तो इन्होंने कई लोगों को टारगेट किया लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम हुए सुन्नी लीडर्स को मारने के लिए जिन्हें वो लोग खतरा समझते थे। कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं जैसे निज़ाम अल मुल्क, सल्जूकी एम्पायर के पावरफुल वजीर, कई सल्जूकी सुल्तान और आमिर, रशीद अद-दीन एक सुन्नी स्कॉलर और हिस्टोरियन, और बड़े बड़े सुन्नी लीडर्स इनके टारगेट थे और असैसिनेशंस अटेम्प्ट तो आम बात थी। तो आइए अब दूसरे रीज़न पे चलते हैं जो था खिलाफत और आर्मी का अलग होना। तो शुरुआत में जो है इस्लामिक आर्मीज रिलीजियस जज्बे से भरी हुई थी लेकिन वक्त के साथ ये जोश कम होता गया। आर्मी के सोल्जर्स और कमांडर्स पर्सनल गेन और पावर के लिए लड़ने लगे, ना कि इस्लामिक गोल्स के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान वॉर्स के कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनका मकसद ये था कि ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस बना रहे। तो अर्ली वक्त में मुस्लिम आर्मीज कुछ ऐसे रूल्स फॉलो किया करती थी। पहला रूल, सिविलियंस की सुरक्षा, बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और रिलीजियस स्कॉलर्स को नुकसान ना पहुंचाना। जो लोग जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी देना। दूसरा रूल, सिविल प्रॉपर्टी की इज्जत, घरों, खेतों, पेड़ों और जानवरों को बिना वजह बर्बाद ना करना। नागरिकों की प्रॉपर्टी को लूटना, नुकसान ना पहुंचाना। तीसरा रूल, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ इंसानी बर्ताव, जंगी कैदी को खाना, पानी और रहने की जगह देना, उनके साथ इज्जत से पेश आना और उन्हें टॉर्चर ना करना, ज़रूरत पड़ने पर जंगी कैदी को छोड़ देना। चौथा रूल जो सब में पहला फॉलो किया जाता था कि सुलह या पीस की कोशिश, अगर दुश्मन सुलह का ऑफर करे तो उसे कबूल करना, जंग को आखिरी ऑप्शन समझना और पीसफुल सॉल्यूशन को पहला रखना। पांचवा रूल, रिलीजियस जगहों की इज्जत, चर्चेस, मंदिरों और दूसरे रिलीजियस जगहों को नुकसान ना पहुंचाना, सभी रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी देना। छठा रूल, जंग के रूल्स का पालन, धोखा, फरेब और बेवजह वायलेंस से बचना, जंग में भी एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना। तो बाद में के जितने भी लीडर्स आए उन्होंने ये रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया। ये तो हारून रशीद के वक्त तक सब ठीक था। उनके बाद आने वाले लोग बस मारकाट और अपनी सल्तनत को बढ़ाने में लग गए। तो बहरहाल जैसे जैसे इस्लामिक एम्पायर बढ़ता गया सियासी गड़बड़ होने लगी, खलीफा की पावर कम होने लगी और जो रीजनल गवर्नर्स और आर्मी कमांडर्स थे उनको ज़्यादा आज़ादी मिलने लगी। मिसाल के तौर पे उमैयद खिलाफत के टाइम दूर के एरियाज़ के गवर्नर्स ने सेंट्रल अथॉरिटी की बात माननी बंद कर दी और अपनी खुद की फ़ौज बना ली। आर्मी ने इस्लामिक एम्पायर को फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया था और धीरे धीरे वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गई। आर्मी कमांडर्स ने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और खलीफा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। मिसाल के तौर पे अब्बासिद खिलाफत के टाइम
टर्किश आर्मी कमांडर्स ने खलीफा पर इतना इन्फ्लुएंस डाला कि वो सिर्फ नाम के रूलर रह गए। तो आइए तीसरा रीज़न देखते हैं, जो है मंगोल इन्वेजन्स। 13th सेंचुरी में मंगोलों का तूफान एशिया के मैदानों से उठा। चंगेज़ खान की लीडरशिप में उन्होंने एक ऐसी फ़ौज बनाई जो अपने वक्त की सबसे ताकतवर फ़ौज थी। उनकी रफ्तार, उनकी जंग की स्ट्रेटेजी और उनकी बेरहमी ने सबको डरा दिया था। इस्लामिक एम्पायर्स जो पहले से ही अंदरूनी मसाइल से जूझ रहे थे, मंगोलों के हमलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। 1258 में बगदाद खिलाफत का दिल था, मंगोलों के हाथों तबाह हो गया। कहते हैं बगदाद की सीज के वक्त मंगोलों ने 3 हफ्तों में करीब 8 से 20 लाख लोगों की जानें ली। बगदाद की बर्बादी सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं थी, ये इस्लामिक दुनिया के इल्म, कल्चर और सियासी ताकत का मरकज़ था। मंगोलों ने लाइब्रेरीज़ को जला दिया, स्कॉलर्स को कत्ल कर दिया और एक ऐसी तबाही मचाई जिसका असर सदियों तक रहा। मंगोलों ने सिर्फ बगदाद को ही नहीं बल्कि और कई इस्लामिक शहरों को बर्बाद किया। उन्होंने सीरिया, ईरान और सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उनके हमलों ने इस्लामिक एम्पायर्स की इकोनॉमी को बुरी तरह मुतासिर किया। ट्रेड रूट्स तबाह हो गए और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। मंगोलों के हमलों से इस्लामिक दुनिया में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया। कई छोटे छोटे सल्तनत और अमीरत उभर आए जो आपस में लड़ते रहे। इस वजह से इस्लामिक दुनिया और भी कमज़ोर हो गई। ये सच है कि मंगोलों ने इस्लामिक एम्पायर्स के ज़वाल में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि यही मंगोलों की आने वाली पुश्तें खुद इस्लाम कबूल किया और इन्होंने आगे इस्लाम का झंडा संभाला। तो आइए अब चौथे रीज़न की बात करते हैं, जो है क्रूसेड्स। 11th सेंचुरी के आखिर में यूरोप से क्रिश्चियंस फौजों ने होली लैंड यानी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए सफ़र शुरू किया। इन्हें क्रूसेडर्स कहा गया। उनका मकसद था मुस्लिम्स से बैतुल मुकद्दस वापस लेना, जो आज के दौर में जेरूसलम में है। पहला क्रूसेड 1096-099 तक चला। इसमें क्रूसेडर्स ने कई इस्लामिक शहरों पर कब्जा किया और बड़ी बर्बरता दिखाई। 1099 में जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस जीता तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग लगभग 30,000 से लेकर 70,000 मुसलमान कत्ल हुए। फिर आए दूसरे, तीसरे और कई और क्रूसेड्स। इन सब ने इस्लामिक एम्पायर्स को कमज़ोर किया। मिसाल के तौर पे तीसरे क्रूसेड में सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। जाफा की लड़ाई में दोनों तरफ से हज़ारों लोग मारे गए। हिस्टोरिकल सोर्सेस फिगर तो नहीं देती, लेकिन ये लड़ाई बहुत खून खराबा करने वाली थी। क्रूसेड्स ने सिर्फ फौजी नुकसान नहीं किया, बल्कि इस्लामिक एम्पायर्स की इकोनॉमी को भी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया। ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब किया और लोगों का बिजनेस बंद हो गया। इसके अलावा सियासी इंस्टेबिलिटी भी बढ़ गई। ये याद रखना ज़रूरी है कि क्रूसेड्स सिर्फ एक तरफ से वायलेंस नहीं था। मुस्लिम्स ने भी अपनी ज़मीन बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। सलाहुद्दीन जैसे लीडर्स ने क्रूसेड्स को कई बार हराया और इस्लामिक दुनिया को बचाया। तो आइए पांचवें रीज़न की बात करते हैं, जो है इल्म और साइंस में कमी आना। एक वक्त था जब इस्लामिक दुनिया इल्म और साइंस का मरकज़ थी। बगदाद, कोर्दोबा और कायरो जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मौजूद थे। इन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसॉफी में बहुत काम किया। लेकिन धीरे धीरे ये हालात बदलने लगे। इल्म की कदर कम होने लगी और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बढ़ने लगी। स्कॉलर्स को सपोर्ट मिलना कम हो गया और नई डिस्कवरीज रुकने लगी। कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने साइंस और फिलोसॉफी को गलत समझना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पे इब्ने सलाह जैसे स्कॉलर्स ने मैथमेटिक्स और लॉजिक को लर्निंग के लिए सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें रिलीजियस स्टडीज से दूर ले जाती हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि सभी रिलीजियस स्कॉलर्स साइंस के खिलाफ नहीं थे। कई स्कॉलर्स ने साइंस और रिलीजन को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट कर रहे थे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। इल्म और साइंस की कमी ने इस्लामिक गोल्डन एज के ज़वाल में बड़ा रोल प्ले किया।
जब यूरोपियन पावर साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे, इस्लामिक दुनिया पीछे रह गई। आयरनी तो यह है कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स ही थे जिन्होंने ग्रीक और इंडियन टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था, जिसने यूरोप में रेनेसांस की शुरुआत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। What did the Muslims invent back then that we still use today? Without the Muslims, what would we not have? Algebra. That's huge. The Arabic. That's a big one. Numeral are numbers. Arabic All right, numbers so we system. go. Oh, okay, let's go. Let's just zoom in. Yep. Things the Hospital. Muslims invented. Coffee. Bro. Look at this. Every time Allah. Thank you, Allah. Every time I take a sip, I say praise be to Allah. Yeah, there's another one. Algebra is huge. Hospitals, bro. Toothbrush. Dude, really? Had disgusting teeth. They Yeah, would because look at the English. deodorant. Yeah. Smelling spices. You know what most of the wars crusades were over? Salt. Whoa. They wanted everybody What, wanted each other's clocks, salt. bro? They invented clocks, They bro? invented That's clocks. legit, dude. Optics, university. I've even heard of windmills. Yeah. Yeah. इस्लामिक एम्पायर ने दुनिया को कई चीज़ें दी, एक नया धर्म, एक नई कल्चर और इल्म और हुनर का एक ज़ख़ीरा। इस दौर में मुस्लिम्स ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और आर्ट में कई इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। इस्लाम के पहले अरब में कुछ लोग बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे। इस्लाम ने सिखाया कि जिसे बेटी हुई वो जन्नती है। जहाँ डार्क एजेस में यूरोप में विच हंट के नाम पे औरतों को मारा जाता था, वहाँ इस्लाम में औरतों को इज्जत दी गई। जहाँ 5th सेंचुरी में इंडिया में गुप्ता एम्पायर के टाइम से औरतों को सती के नाम पर जिंदा जलाया जाता था, वहाँ 18th सेंचुरी में कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने ये प्रथा बंद करवा दी। आज भी इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन की लेगेसी दुनिया भर में मौजूद है। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक झलक देखी है इस विशाल और इम्पोर्टेंट दौर की। बहरहाल इस्लामिक एम्पायर का उरूज और जवाल हमें वक्त की ताकत और इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।